हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एग्जाम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ड्राइंग की 2 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। सो गाइज, अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी तो लिंक मैं उनकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उन दोनों वीडियो की लिंक। सो जाकर आप वॉच कर सकते हो, आपकी काफ़ी हेल्प होगी, काफ़ी क्वेश्चंस आप क्लियर होंगे। ये हमारी तीसरी क्लास है। इसकी बाद एक लास्ट क्लास आएगी जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आने वाली प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ समझते हैं बहुत अच्छे प्रश्न क्वेश्चन, जहाँ से आपके DRDO के एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि हमको कुछ भी नहीं छोड़ना है। मैंने जो फुल लिस्ट बनाई है DRDO सेप्टेम्बर 10 फुल कोर्स, उसमें डायरेक्टली हम बिल्कुल फ्री में, मैंने कहा है फ्री में आपके लिए सारे वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। आपका जैसे कि नॉन टेक भी 40 नंबर का आना है, नॉन टेक जैसे कि 40 नंबर का जो आना, उसकी भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। जैसे कि आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ये दोनों वीडियो, दोनों मैथ की रीजनिंग की वीडियो मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ। बहुत सिंपल वे में आपके लिए कराने वाला हूँ। सो वो मैं आगे चर्चा कर दूंगा। आज की वीडियो की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, विमांकन से संबंधित कुछ तथ्य, सम एलिमेंट रिलेटेड टू डायमेंशनिंग। आपकी देखिए क्वेश्चंस कहीं से भी उठा सकते हो। मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूँ कि एग्जामिनर का माइंड हम रीड नहीं कर सकते कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन उठाएगा। और ड्राइंग हम किस लिए पढ़ रहे हैं कि हमारे लिए एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर ड्राइंग से एक क्वेश्चन आपका छूट गया तो बहुत ज़्यादा आप नीचे चले जाओगे। इसलिए अगर ड्राइंग से 2 आए, 3 आए, 5 क्वेश्चन भी आएँ तो आप आसानी से उन क्वेश्चंस को कर पाओ। अगर आप ड्राइंग को हल्के में ले लोगे, बिल्कुल भी रीड नहीं करोगे, तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। 2 वीडियो मैंने बहुत कुछ क्लियर कराया है। अगर आपने देख ली तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाके वॉच कर सकते हो। फर्स्ट है आपकी देखिए कार्यकारी फंक्शनल डायमेंशंस। फंक्शनल डायमेंशंस क्या होती है? वह विमांकन जो किसी अवयव स्थान के कार्य के लिए आवश्यक हो, कार्यकारी विमांकन कहलाती है। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फंक्शनल यानी एफ से प्रदर्शित करते हैं। कार्यकारी विमांकन जो किसी अवयव या स्थान के कार्य के लिए आवश्यक होती है, वो हमारी कार्यकारी डायमेंशन कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर कार्यहीन डायमेंशन है, एक होती है हमारी नन फंक्शनल डायमेंशन। तो नन फंक्शनल डायमेंशन क्या होता है? वह विमांकन जो किसी अवयव या स्थान के कार्य के लिए आवश्यक ना हो, कार्यहीन विमांकन कहलाती है। इसे हम NF से प्रदर्शित करते हैं। अगर आप नहीं पढ़े होते कि कार्यहीन विमांकन को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इतना सिंपल क्वेश्चन है जैसे कि NF से इसे प्रदर्शित करते हैं, नन फंक्शनल। ये सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सहायक या संदर्भ विमांकन, ऑक्सिलरी ऑफ और रेफरेंस डायमेंशन, वह विमांकन जो केवल सूचना मात्र के लिए दी गई हो। ऐसे कोई सूचना आपको दर्शाना है, उससे ऑक्सिलरी, इससे ऑक्सिलरी ऑब्लिक REF से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारे ऑक्सिलरी डायमेंशन। इसके आपको फिगर भी देखते चलना है। अगर आपको फिगर भी दे दिए जाते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से फिगर दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है ये कौन सी डायमेंशन है, तो आप फिगर देख के बता सकते हो। ये ऑक्सिलरी डायमेंशन है, केवल सूचना मात्र दिखाएं, जैसे कि सूचना दिखा रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइट दिखा दी कि यहाँ पर H हाइट है, यहाँ पर H1 हाइट है। यहाँ पर कोई आपको आकृति बनी हुई नहीं दिख रही, ओनली सूचना दे दी गई कि यहाँ पर सर्कल है, यहाँ पर आप कितनी हाइट का इतना स्लॉट कटा हुआ, ये कटा हुआ, वो कटा हुआ। इस प्रकार ये हो गई आपकी ऑक्सिलरी डायमेंशन। नेक्स्ट हमारी डायमेंशन यहाँ पर हम देखेंगे, तो नेक्स्ट डायमेंशन आपको देखने को मिलेगी लोकस साइज डायमेंशनिंग। साइज डायमेंशनिंग क्या होती है? इसे फंक्शनल डायमेंशंस भी कह सकते हैं। इस प्रकार विमांकन को साधारण रूप में अंग्रेजी के एस अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। ये हमारी होती है साइज डायमेंशनिंग। जैसे किसी ऑब्जेक्ट का हम साइज जब बताते हैं, ये हमारी हो जाती है साइज डायमेंशनिंग। नेक्स्ट आती है लोकेशन डायमेंशन। लोकेशन डायमेंशन से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, तो लोकेशन डायमेंशन समझते हैं क्या होती है। देखिए, लोकेशन डायमेंशन कैसे पूछता है, इसे डेटम विमांकन कहते हैं, इसे एल द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो लोकेशन डायमेंशन का सबसे पहले दूसरा नाम क्या होगा? डेटम डायमेंशन। डेटम डायमेंशन और ये होती है लोकेशन डायमेंशन। लोकेशन यानी कि किसी स्लॉट या बोर या छिद्र की जब हम डायमेंशन दर्शाते हैं तो वहाँ पर लोकेशन डायमेंशन का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम जैसे फ्रंट व्यू देख रहे हैं, यहाँ पर आपको स्लॉट दिख रहा है, यहाँ पर भी एक छिद्र हॉल दिख रहा है, तो यहाँ पर 2 हॉल है,
इस प्रकार आपको आकृति दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा ये कौन सी डायमेंशन है। तो जैसे आप हेडर लाइन देखोगे, ये आपका डेस्ड लाइन देखोगे तो आप बता सकते हो कि ये लोकेशन डायमेंशन है। इसके अलावा आपको किसी डायमेंशन में हेडर लाइन देखने को नहीं मिलेंगी। इस प्रकार से नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन जो होती है एक पतली रेखा होती है जिसे विमांकर रेखा के लिए विस्तारित किया जाता है। तो ये जो आपको देखने को मिलती है ये क्या होती है, आपकी एक्सटेंशन लाइन होती है। जैसे कि इस प्रकार जो होती है यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये हमारी क्या होती है, एक्सटेंशन लाइन होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपकी है डायमेंशन लाइन। यहाँ पर एक्सटेंशन और डायमेंशन लाइन मैं क्लियर कर चुका हूँ अच्छे से, आप याद रखना। ठीक है, डायमेंशन लाइन आपकी जो एरो बने होते हैं वो आपकी डायमेंशन लाइन होती है, और जो इस प्रकार लाइन जो खिंची होती है जिसे हमारे एरो टच करते हैं वो होती है एक्सटेंशन लाइन। तो डायमेंशन लाइन यह एक पतली लगातार रेखा है, इसके दोनों सिरों पर तीर बने होते हैं। ध्यान रखना, डायमेंशन लाइन के दोनों सिरे पर तीर बने होते हैं। और आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, जो हमारे तीर का एंगल होता है वो 15 डिग्री होता है जनरली, और अलग अलग डायमेंशनिंग के अनुसार अलग अलग इसका एंगल होता है, कभी 90 डिग्री, कभी 30 डिग्री, कभी 45 डिग्री। लेकिन इनका जो अनुपात होता है वो आपको याद रखना है। जैसे कि या तो आपका दिया रहेगा 3:1 या आपका 1:3, इस प्रकार आपका अनुपात होता है इनका। जो एक सिंपल से मैं आपके लिए तीर एरो बना के दिखा देता हूँ। यहाँ जो आप एरो देख रहे हो, ये जो आपकी दूरी हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी 3 mm। ठीक है, ये जो आपकी दूरी हो जाएगी ये हो जाएगी 3 mm या 30 mm, इस और ये हो जाएगी आपकी 10 mm। तो आपका 1:3 एरो का अनुपात होता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आप आसानी से बता देना कि आपका अनुपात क्या होता है एरो का। ए अगर आपकी 3 है तो ये अगर ए आपकी 1 होगी, ये हमारे एरो का अनुपात होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे आपकी समांतर पैरेलल डायमेंशन जो दी गई है। देखिए पैरेलल डायमेंशन आप बहुत आसानी से इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। पैरेलल डायमेंशन, तो पैरेलल डायमेंशन आप देख पा रहे हो एक तरीके से समान डायमेंशन है, ना कि इसका डायमेंशन यहाँ कर दिया फिर इसका डायमेंशन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। एक समांतर क्रम में डायमेंशन की जाती है, उसे हम पैरेलल डायमेंशन कहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको फिगर देखते चलना है, आपको फिगर देखते चलना है। फिगर देख के आपको फिगर दे दिया जाएगा और फिगर देख के आपको बताना रहेगा कि ये कौन सी डायमेंशन की गई है। तो ये हमारी पैरेलल डायमेंशन एक दूसरे के जो हमारी एक्स डायमेंशनिंग लाइन जो खींची गई एक दूसरे के समांतर खींची गई, देख सकते हो ये हमारी पैरेलल डायमेंशन हो जाती है। गाइज अगर आपने अभी तक DRDO प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर डाउनलोड कर सकते हो। यूथ कॉम्पिटिशन फिटर बुक फिटर टर्नर मशीनिस्ट वालों के लिए बहुत यूजफुल है, जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। उसकी फुल PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो कंटिन्यू वॉच करना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर लीडर लाइन क्या होती है। लीडर लाइन मैंने आपके लिए बताया, लीडर लाइन से क्वेश्चन भी आया था एक बार। लीडर लाइन से क्वेश्चन, ये नहीं कह रहा हूँ कि यहीं से क्वेश्चन आएगा, मैंने बताया कहीं से भी क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन उठा सकता है, इसलिए आपको अच्छे से क्लियर करते चलना है। तो ये जो हमारी होती है ये होती है हमारी लीडर लाइन। ठीक है, देखिए यहाँ पर दर्शाया गया ये हमारी लीडर लाइन होती है। तो लीडर लाइन यहाँ पर एक पतली लगातार रेखा है, इसे जहाँ प्रयोग किया जाता है वहाँ विवरण के रूप में माप या टिप्पणी लिखी जाती है। जैसे कि यहाँ पर लीडर लाइन लिखी गई, यहाँ पर क्या रेडियस बताया गया कि 4x4 डाया 3, यहाँ पर 4 होल्स हैं, ये 4 होल्स हैं, इनका डाया 3 है। तो यहाँ पर कोई टिप्पणी लिखी जाती है, माप या टिप्पणी लिखी जाती है लीडर लाइन पर। तो आपसे ये भी पूछता है कि कौन सी लाइन है जिस पर माप या टिप्पणी लिखी जाए, तो वो लीडर लाइन पर लिखी जाती है। ठीक है, ये हमारी हो जाती है लीडर लाइन। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे ये हो जाता है क्या, नाप दर्शाने के सामान्य तरीके हैं। जैसे चेन डायमेंशनिंग लगातार डायमेंशन होगी। जैसे कि देखिए यहाँ से यहाँ, 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 लगातार डायमेंशन चेन डायमेंशनिंग। अगर पैरेलल डायमेंशन अभी मैंने बताया यहाँ से यहाँ होती, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की होती, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की होती, इस प्रकार हमारी हो जाती पैरेलल डायमेंशन। ठीक है, और यहाँ पर एक डायमेंशन है निर्देशांक डायमेंशन। निर्देशांक डायमेंशन को आप देखोगे तो निर्देशक डायमेंशन एक अलग ही निर्देश देती है। जैसे कहते हैं डायमेंशनिंग बाय कोऑर्डिनेट, डायमेंशनिंग बाय कोऑर्डिनेट। यहाँ पर इस प्रकार आपकी डायमेंशन दी रहेगी। जैसे कि यहाँ पर 3 होल्स आपके दिए गए A1 A2 A3। एक कुछ डाया होगा, इनका कुछ तो डाया होगा और इनकी कुछ यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी। तो यहाँ पर एक ग्राफ नीचे बनाया गया है। एक ग्राफ बनाया गया, ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस। तो ग्राफ में ही आपको समझना है कि इनका डाया कितना है, इनकी दूरी कितनी है। यहाँ पे आप ग्राफ देख के समझ सकते हो। इनका डाया सबका 15-15 mm दिया गया है। ये x एक्सिस है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी आप देख सकते हो 35 mm है। ठीक है, ये y एक्सिस है तो यहाँ से नीचे से आप देख सकते हो इसकी 100 mm रहेगी। ठीक है, सेंटर तक की दूरी ली जाती है। और दूसरी की
A1 ऊपर नंबर का है A1, और A2 की आप देख सकते हो 50 है। यहाँ पर देखिए, अब आपको दिख रहा होगा A2 की आप देख सकते हो यहाँ पर A2 की एक्स एक्सिस से यहाँ से यहाँ तक की दूरी 50 है, और यहाँ पर बाय एक्सिस पर 40 है, ठीक है, 40 है, और इसका डाया इतना है। और आप A3 की यहाँ पर देख पाओगे, A3 की आप देख सकते हो कि A3 की जो एक्स एक्सिस की यहाँ से यहाँ तक की दूरी है आपकी 90 हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आपकी 20 हो जाएगी। इस प्रकार आपको डायमेंशनिंग को समझना रहता है। तो कौन सी डायमेंशनिंग हो गई आपकी, हो गई डायमेंशनिंग बाय कोऑर्डिनेट, यानी कि निर्देशांक डायमेंशनिंग, ठीक है। इस प्रकार आपको डायमेंशनिंग वाली ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल। तो स्केल का एक फॉर्मूला सबसे पहले आपके लिए याद रखना है। कभी कभी डायरेक्ट ही फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। एक फॉर्मूला सबसे पहले मैं आपके लिए बता देता हूँ। फॉर्मूला आप देख लीजिए, RF बराबर आपका होता है लेंथ ऑफ द ड्राइंग और एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। आपकी RF आप कैसे निकालते हो, ठीक। RF आपको कैसे निकालना है कि ड्राइंग पर वस्तु की लंबाई जितनी दी गई है और वस्तु की जितनी वास्तविक लंबाई है, ये RF क्या होता है। अब RF मैं आपके लिए समझाता हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ पर देखिए, आप इस साइड आ जाइए। यहाँ पर आप देखोगे तो मापनी आकार में 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले पूर्ण साइज, बड़ी साइज, और आपकी एक होती है छोटी साइज। तो पूर्ण साइज तो वो होती है जैसे कि हमारा किसी ऑब्जेक्ट का माप है 10 और उसे हम ड्राइंग में भी 10 ही दर्शाएं, तो वो तो होगी हमारी पूर्ण साइज। और बड़ी साइज जो होती है किसी ऑब्जेक्ट का माप है हमारा वहाँ पर 1 mm, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, तो अब हम उसे अगर ड्राइंग में 10 mm दर्शाएं तो ये हमारा हो जाता है इन लार्ज स्केल। क्या हो जाता है, इन लार्ज स्केल, जिसे हम कहेंगे 2:1। और अगर हमारा पूर्ण साइज फुल साइज स्केल उसे कहेंगे 1:1। और अगर छोटी साइज है 1:2 या 1:5, 1:4, अलग अलग अनुपात आएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई हमारा ऑब्जेक्ट है बहुत बड़ा है, और उसका हम डायमेंशनिंग उसका 10 mm को हम मान रहे हैं वहाँ पर 1 mm, तो हम ड्राइंग में 1 mm दर्शाएंगे और उसका ऑब्जेक्ट का वास्तविक माप है कितना आपका 10 mm। तो हमारी स्केल क्या हो जाएगी, 1/10, 1/10 हो जाएगी कि नहीं, 1:10 भी आप यहाँ से लिख सकते हो। इस प्रकार आपका अनुपात अलग अलग निकल के आता है, ठीक है। यहाँ पर छोटी साइज देख सकते हो, या वास्तविक आकार से छोटी ड्राइंग बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। इसमें मापनी का अनुपात 1 से कम होता है। मैंने अभी बताया 1/10, तो 1 से कम आपका अनुपात हमेशा छोटी रिड्यूस स्केल का जो माप होता है, अनुपात होता है, वो 1 से कम होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब आती है आपकी डेजिग्नेशन ऑफ स्केल। तो मापनी पूर्ण साइज की 1:1, मापनी X:1, इसका अलग अलग अनुपात निकलेगा मापनी बड़ी साइज और छोटी साइज का। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के क्या होता है, RF का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। RF जो मैंने अभी आपके लिए बताया था, निरूपक भिन्न, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उसका RF का फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। किसी वस्तु की ड्राइंग पर ली गई लंबाई लेंथ ऑफ द ड्राइंग तथा वस्तु की वास्तविक लंबाई एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट के अनुपात को रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं, जो कि मैंने अभी आपके लिए बताया है, ठीक है। आपको RF का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, टेंशन नहीं लेना कि यहाँ से नहीं बने क्वेश्चन। RF का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, लेंथ ऑफ द ड्राइंग एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर 1 mm वास्तविक लंबाई में ड्राइंग 10 mm प्रदर्शित करना है, जैसे यहाँ पर RF। यहाँ पर देखिए लेंथ ऑफ ड्राइंग आपकी 10 है, 1 mm वास्तविक लंबाई। अब एक्चुअल लेंथ कितनी, हमारे 1 mm को हम 10 mm में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको इस प्रकार क्वेश्चन बना के देगा कि किसी वस्तु की लंबाई है 1 mm, ठीक है, 1 mm लंबाई है, और उसे हमें ड्राइंग में 10 mm रिप्रेजेंट करना है, तो इसका RF कितना बनेगा, RF आपको दे दिया जाएगा ऑप्शन। अगर आपको यहाँ पर फॉर्मूला याद होगा तो डायरेक्ट आप लेंथ ऑफ ड्राइंग 10 रख दोगे और यहाँ पर एक्चुअल लेंथ 1 रख दोगे, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगर आपको यहीं पर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो 1/10 रहेगा, 10/1 रहेगा, आप कन्फ्यूज हो जाओगे और आप आंसर वहाँ पर नहीं निकाल पाओगे। इस प्रकार आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 मीटर, यहाँ पर 1 मीटर है, यहाँ पर 10 mm, तो मीटर में दिया है तो यहाँ पर चेंज कर लिए 1/100 हो जाएगा। इस प्रकार आप RF निकाल सकते हो। अगर लेंथ ऑफ स्केल निकालना है तो लेंथ ऑफ स्केल निकालने के लिए आपको RF इंटू मैक्सिमम लेंथ का गुणा करना होगा, तो आपका लेंथ ऑफ स्केल निकल आएगा, ठीक है। ये भी आपको फॉर्मूला एक याद रखना है, लेंथ ऑफ स्केल बराबर होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इनटू मैक्सिमम लेंथ। यहाँ पर मापने की आप कुछ
टाइप पढ़ सकते हो। यहाँ पर कई प्रकार की हमारी स्केल्स होती हैं, जैसे कि प्लेन हो गई, डायगोनल हो गया, आइसोमेट्रिक, वर्नियर, कंपेरेटिव, यहाँ पर स्केल ऑफ कोड्स, जीवा स्केल। तो आपके लिए इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए तो सब याद ही होगा। 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर। टेंशन नहीं लेना आपको, ये अगर आपके पास बुक नहीं है ड्राइंग की तो टेंशन नहीं लेना, ये मैं पूरी PDF है जो आपको अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूंगा। और जो मैंने स्किल के क्वेश्चंस कराए थे, आपने काफ़ी लोगों ने स्किल जो इंग्लिश वाली वीडियो देखी होगी, तो इंग्लिश अगर आपने इंग्लिश वाली वीडियो देखी उसकी आपको अगर हाँ अब अभी तक आपने PDF डाउनलोड नहीं किए तो टेलीग्राम की लिंक उन्हें डिस्क्रिप्शन दे दी, वहाँ पर मैंने कल उसको डाल दिया है। पूरा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जहाँ से आप रिवीजन अपना आसानी से कर सकते हो। तो आप ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम में, वहाँ पर आपको पूरी PDF मिलती रहेंगी बिल्कुल फ्री में। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा। इसके लिए थोड़ा सा हम अभी सही कर लेते हैं। ये प्रोजेक्शन आप देख सकते हो, यहाँ पर प्रोजेक्शन दो प्रकार के होते हैं। प्रक्षेप जो हमारे होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पिक्टोरियल प्रोजेक्शन, एक होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो हम ड्राइंग में जनरली कौन सा प्रोजेक्शन यूज करते हैं, वो करते हैं हम यहाँ पर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का यूज करते हैं, ना कि पिक्टोरियल का। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन का यूज क्यों नहीं करते ये भी बताऊंगा। आपने देखा होगा जब भी आपने ड्राइंग पढ़ी होगी, बनाया होगा, तो आप थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का यूज करते हैं, वो आते हैं हमारे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। और यहाँ पर जो पिक्टोरियल जो प्रोजेक्शन होता है उसमें क्या आता है, यहाँ पर ऑब्लिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, तीन प्रकार के हमारे पिक्टोरियल प्रोजेक्शन होते हैं। देखिए इसमें होता क्या है पिक्टोरियल प्रोजेक्शन में, इस प्रोजेक्शन में आँखों के सामने वस्तु का एक ही दृश्य दिखाई देता है, जिसमें वस्तु की त्रिविमीय 3 डायमेंशन जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिखाई देती है। इसका प्रयोग विज्ञापन, सर्वे तथा आर्किटेक्ट आदि कार्यों में किया जाता है। चित्रीय प्रक्षेप निम्न 3 प्रकार के होते हैं, एक आइसोमेट्रिक होता है, डायमेट्रिक होता है, ट्रीमेट्रिक होता है। इस प्रकार जैसे कि मान लो कोई इस प्रकार ड्राइंग आपकी बनी हुई है, देखिए यहाँ पर मैं बना देता हूँ। इस प्रकार आपकी एक ड्राइंग बनी हुई है, देखिए ड्राइंग थोड़ी सी सही नहीं बन पा रही है, ठीक है। ये आपकी एक ड्राइंग बनी हुई है, तो आपको यहाँ पर 3 ही डायमेंशन दिखाई दे रही हैं, 1, 2 और 3। यहाँ पर आपको इसकी और डायमेंशन दिखाई नहीं दे रही। ये होती है हमारी आइसो यानी कि पिक्टोरियल प्रोजेक्शन। और आपको थर्ड जो आपकी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होती है, इसमें हम सभी डायमेंशन को देख सकते हैं, इसलिए हम ड्राइंग में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का यूज करते हैं, ना कि पिक्टोरियल प्रोजेक्शन का यूज। तो आपकी ड्राइंग में कौन सा प्रोजेक्शन यूज होता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ठीक है। आपको अब इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, आपको जैसे कि पिक्टोरियल प्रोजेक्शन तो हमारा यूज होता ही नहीं, तो आपको पिक्टोरियल प्रोजेक्शन के बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर जो अपना ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है वो हमारा 4 एंगल में होता है। एक होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। आपने ड्राइंग में बहुत बार पढ़ा होगा कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का यूज करते हैं, लेकिन सेकंड एंगल प्रोजेक्शन और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन का यूज क्यों नहीं करते, वो आज मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया कि प्रथम कोण प्रेक्षक यानी कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, जब वस्तु को फर्स्ट क्वाड्रेंट, जैसे कि हमारे यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है, 4 हमारे यहाँ पर क्वाड्रेंट होते हैं। तो होता क्या है, जैसे कि यहाँ पर हमारे 4 क्वाड्रेंट हो गए, ये हमारा हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया हमारा थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट हो गए। अब जैसे यहाँ पर देख समझिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर रखकर उसके व्यू बनाए जाते हैं, तो प्रथम कोण प्रक्षेप विधि कहते हैं, उसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कहते हैं। जब यहाँ पर हम व्यू बनाते हैं तो हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कहलाता है। अब इसी को अगर सेकंड एंगल प्रोजेक्शन में बनाए रखते हैं वस्तु के लिए, तो होता क्या, सेकंड क्वाड्रेंट में रखकर उसके व्यू बनाए जाते हैं, तो उसे द्वितीय कोण प्रक्षेप विधि कहते हैं। इसमें जो प्लेन तथा एलिवेशन ओवर हो जाते हैं, जो हमारे फ्रंट व्यू, जो हमारा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू होता है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू होता है, तो वो हमारे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं। ये यहाँ पर अगर हम फ्रंट व्यू को रखते हैं, जब हम इसका टॉप व्यू देखेंगे तो टॉप व्यू भी हमारा जब यहाँ पर रखेंगे तो इसी के जस्ट ऊपर आएगा, जो कि इसमें रखना संभव नहीं है, कोई डायमेंशन दिखाई ही नहीं देगी, इसलिए काम में नहीं लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में समझाने के लिए आपको
एक प्रोजेक्शन बना के मेरे को बताना पड़ेगा पूरा, ऑर्थोग्राफिक उसको लाइव आके दिखाना पड़ेगा। तो हम कभी जब डिटेल में पढ़ेंगे आपके लिए बता देंगे। यहाँ पर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होता है, जब वस्तु को थर्ड क्वाड्रेंट में रखते हैं तो व्यू बनाए जाते हैं, उस तृतीय कोण प्रक्षेप कहते हैं। शॉर्ट में आप अभी समझ लीजिए, क्योंकि आपको अभी एग्जाम की तैयारी करना है, ना कि अपनी ड्राइंग की। चतुर्थ कोण प्रक्षेप जो होता है, जब वस्तु को फोर्थ क्वाड्रेंट में रखकर उसके व्यू बनाए जाते हैं तो उससे चतुर्थ कोण प्रक्षेप कहते हैं। इसमें प्लेन तथा एलिवेशन ओवरलैप हो जाने के कारण यह विधि काम में नहीं लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो हमारी पिक्टोरियल प्रोजेक्शन का एक प्रकार है जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। समपरिमाप प्रक्षेप बनाते समय 3 अक्ष एक्स वाई जेड ली जाती है, परस्पर 120 डिग्री कोण पर चित्रण से होती है, तीनों अक्ष 0 बिंदु पर मिलते हैं। इसे छोड़िए, ये आपका काम का नहीं है। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आ जाता है अपना, जैसे कि यहाँ पर फास्टनर आ जाते हैं। अब आपके लिए फास्टनर में क्या याद करना क्या याद नहीं करना वो मैं आपके लिए बता देता हूँ। देखिए फास्टनर जनरली आपने अपनी थ्योरी में पढ़े होंगे, तो फास्टनर में आपके लिए जो याद करना है वो करना है आपके लिए सिंबल। इस सिंबल आपके लिए याद जरूर कर लेना है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, पीडीएफ की लिंक, और टेलीग्राम में दे दूंगा, तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपके लिए मिल जाएगी। और पूरे के पूरे जितने सिंबल इसमें दिए गए, जितने भी सिंबल इसमें दिए गए सबको आपको अच्छे से याद कर लेना। इसमें से कोई भी सिंबल आपसे पूछा जा सकता है, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। सभी ट्रेड के यहाँ पर मिल जाएंगे, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, किसी भी ट्रेड से हो, फिटर टर्नर मशीनिस्ट वेल्डर किसी भी ट्रेड से हो, आपके लिए सिंबल क्लास ड्राइंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सभी ट्रेड की जो ड्राइंग है वो इक्वल है, समान है, किसी भी ट्रेड की अलग से ड्राइंग नहीं है। मैकेनिकली बता रहा हूँ। और जो कोपा स्टैंड वो अलग बात हो जाती है, कोपा वाले के लिए ड्राइंग नहीं, उसमें होती भी नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ मैकेनिकल वाले देख लीजिए, जो फिटर टर्नर मशीनिस्ट वेल्डर डीजल मैकेनिक और आपकी मोटर मैकेनिक इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक, इस सब के लिए इस मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, सभी के लिए शेयर जरूर करिएगा। देखिए अब हम कल जो हमारी वीडियो आने वाली है वो हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो क्वेश्चंस को करने में आसानी आपकी, देखिए ये हमारे पीडीएफ है जो हॉरिजेंटली आपके लिए जो दिख रही है वर्टिकली, यहाँ पर पीडीएफ को मैं कल सही कर लूँगा। और वहाँ पर आपके लिए जो हमारे क्वेश्चंस दिए गए, ये क्वेश्चंस को करेंगे तो क्वेश्चन आपके एक तो इम्पोर्टेंट होते हैं और आपको पता चल जाए कि आपने कितनी तैयारी कर रखी है। सो आज की वीडियो यहाँ पर हम लास्ट करते हैं, और आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपके लिए वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, सभी दोस्तों को शेयर कर देना भाई के लिए सपोर्ट करने के लिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए देखते रहिए टेक एग्जाम चैनल, अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर रही है। DRDO प्रीवियस ईयर पेपर जरूर डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।